तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, एकदम मस्त होंगे जोरदार तरीके से। और हम लोगों की चल रही थी महासंग्राम सीरीज। क्या चल रही थी? महासंग्राम चल रहा था। और क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज सेकंड चैप्टर का पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। सेकंड चैप्टर यानी सरल रेखा में गति की कहानी चल रही थी बेटा। सरल रेखा में गति का आज सेकंड लेक्चर होने वाला है। तो देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम लोगों को आखिर क्या क्या पढ़ना है। इस लेक्चर के अंदर हम लोगों को पढ़ना है विस्थापन तथा दूरी। क्या पढ़नी है? विस्थापन तथा दूरी में अंतर पढ़ना है। बेसिक कहानी एकदम आसान रहेगी। वेग के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर वेग क्या है। औसत वेग पढ़ेंगे, ताक्षणिक वेग पढ़ेंगे। त्वरण के बारे में पढ़ना है, औसत तथा ताक्षणिक त्वरण को पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना समय को गंवाते हुए। तो शुरू करते हैं कि क्या होता है बेटा विस्थापन, क्या होती है दूरी। समझना बात को। विस्थापन तथा दूरी में अंतर। तो विस्थापन तथा दूरी में अंतर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? विस्थापन तथा दूरी में अंतर देख रहे हैं। देखो इधर डालते हैं विस्थापन। क्या डालते हैं? विस्थापन। विस्थापन और इधर लिखते हैं दूरी। क्या लिखते हैं? दूरी। विस्थापन को अंग्रेजों की भाषा में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट और दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस। कैसे समझना बात को। आप बेटा ए बिंदु से चले और आपको बी बिंदु पे पहुंचना है। आप ऐसे घूमते टहलते 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 बी बिंदु पर पहुंच गए। आपने कुल जितना चला है, आपके जो पथ की लंबाई है, आप ए से बी पे गए हो, आपने जो पथ तय किया है वो कहलाता है दूरी। क्या कहलाता है? दूरी। क्लियर है कहानी? यानी देखो इसमें कहीं पे दिशा थी क्या? आप देखो कहां कहां मुड़े, समझे में नहीं आ रहा है कहां कहां पे मुड़े हो। ऐसे मुड़ते मुड़ते, ऐसे मुड़ते मुड़ते बेटा आप ऐसे पहुंच गए। तो दूरी में कोई भी दिशा नहीं है। दूरी में कोई भी दिशा नहीं है। विस्थापन की कहानी क्या होगी? ये है विस्थापन। आप ए बिंदु से चले और आप बी बिंदु पर पहुंच गए। ए से बी के बीच की जो कम से कम दूरी है, कम से कम दूरी, कम से कम दूरी, और कम से कम दूरी की जब बात हो जाएगी बेटा तो सीधी रेखा अपने आप आ जाएगी। भाई ए और बी बिंदु के बीच की कम से कम दूरी, अगर आप थोड़ा सा भी मुड़ गए तो वो तो ज्यादा हो गई ना। आप ए से बी पे जा रहे हो, आप थोड़ा सा भी मुड़ गए तो वो तो क्या हो गई? थोड़ी सी ज्यादा हो गई। एकदम से दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी कहलाती है विस्थापन। कम से कम दूरी विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। और देखो इसमें दिशा भी आ गई। अगर आप ए से बी पे जा रहे हो तो दिशा क्या हो गई? ए टू बी हो गई, ए टू बी हो गई, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की सीधी रेखा में दूरी है तो क्या हो जाएगी? दिशा अपने आप आ जाएगी। अगर आप बी से ए जा रहे हो तो दिशा क्या हो गई? बी टू ए हो गई। तो सिंपल सी दो, बिल्कुल एकदम बेसिक से अंतर है। दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सीधी रेखा में होता है, विस्थापन में दिशा होती है। और दूरी क्या है? दूरी चले गए कुल पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। इसमें कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, दोनों को मापा मीटर में जाता है। दोनों के लिए मात्रक क्या है? मात्रक मीटर है। ठीक है, कहोगे सर सेंटीमीटर है। हाँ, अन्य मात्रक है, हम ऐसे ही मात्रक की बात करते हैं। मात्रक मीटर है। और क्या है कहानी? सदिश राशि है। सदिश है, अदिश राशि है बेटा। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं है। और विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन हमारी सदिश राशि है। सदिश राशि है। सिंपल सी कहानी है, ज्यादा उसमें टेंशन लेने की बात ही नहीं थी विस्थापन दूरी में। अब चलते हैं वेग पे। किस पे चलते हैं? वेग पे। कि वेग क्या है आखिर। वेग की अगर हम लोग बेसिक परिभाषा की पहले बात कर लें तो लिख लेते हैं कि विस्थापन परिवर्तन की दर को, इसको विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को बेटा वेग कहते हैं। विस्थापन क्या है? विस्थापन ए बिंदु से बी बिंदु के बीच की दूरी है और कम से कम दूरी है, सीधी रेखा में गति हो रही है। हम ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई पिंड बेटा सीधी रेखा में चल रहा है
तो वो दूरी तय नहीं कर रहा है, वो विस्थापन तय कर रहा है। क्या कर रहा है? विस्थापन तय कर रहा है। और जब दर की बात आ जाए, दर का मतलब होता है 1 सेकंड। क्या होता है? 1 सेकंड। यानी कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, जैसे ये पिंड है, ये पिंड है, ये पिंड क्या है? गति कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? गति कर रहा है। और ये 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितनी क्या चल रहा है? जितना विस्थापन तय कर रहा है, जितना विस्थापन तय कर रहा है, तय कर रहा है, वही इसका वेग है, वही इसका क्या है? वेग है। कहोगे सर समझ में नहीं आई, बात समझ में भी नहीं आई। यहां पे लिख दिए हैं विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। यहां पे लिख दिए हैं कि 1 सेकंड में कोई पिंड जितना विस्थापन तय कर रहा है वो उसका वेग है। हाँ बेटा, याद समझना ध्यान से। हम कहें कि कोई पिंड ए बिंदु से बी बिंदु पे पहुंच गया, इसने 5 सेकंड का समय ले लिया। कितने का ले लिया? 5 सेकंड का। और ये 5 सेकंड में 10 मीटर विस्थापन तय कर लिया। कोई पिंड यहां ए बिंदु पे था, इसने गति की। क्या की? इसने गति की, और गति करके ये बी बिंदु पे पहुंच गया, इसने 10 मीटर विस्थापन तय कर लिया 5 सेकंड में। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना किया? 1 सेकंड में कितना तय किया? 5 सेकंड में 10 किया, तो 1 सेकंड में 10/5 यानी 2 मीटर किया कि नहीं किया? अगर हम लोग ऐसे यूनिट की बात कर लें तो ऊपर लिखे हैं क्या? विस्थापन यानी मीटर, और बटे में लिखे हैं समय, तो मीटर पर सेकंड। देखिए आंसर तो 2 आया ना, परिमाण तो 2 आया ना, कि अगर उसने 5 सेकंड में 10 मीटर विस्थापन तय किया है तो 1 सेकंड में आपने समय से भाग दे दिया। किससे भाग दे दिया? समय से। और जब आपने समय से भाग दे दिया तो वो 1 सेकंड में कहानी निकाल के दे देगा। जब भी 1 सेकंड की बात होगी बेटा, तब आ जाएगी दर की बात। और हम कहें 1 सेकंड की बात नहीं, जब भी एक चीज की बात होगी, जैसे हम कहें कि ये पिन है, इस पिन को आपने 100 पिन को 200 रुपए में खरीदा, इस पिन की दर क्या है? 2 रुपए। भाई 100 पिन को आपने 200 रुपए में खरीदा, तो एक पिन की दर क्या है? 2 रुपए। 2 रुपए दर मतलब एक की बात हो रही है। वही सेम कहानी है दर की, कि जब समय से आप भाग दे दोगे तो वो कहानी 1 सेकंड में निकाल के दे देगा। इसीलिए कह रहे विस्थापन परिवर्तन की दर, कि कोई पिंड 1 सेकंड में कितना विस्थापन तय कर रहा है? भाई 5 सेकंड में 10 मीटर चल लिया, मतलब 1 सेकंड में 2 चल रहा है। इसका जो वेग है वो कितना है? 2 मीटर पर सेकंड है। कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया वेग बराबर क्या आ गया? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, सिंपल सी कहानी है। विस्थापन बटे समय क्या होता है? वेग होता है। मात्रक क्या हो गया? विस्थापन एक प्रकार की दूरी ही है, मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड। मीटर पर सेकंड क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया। हमने कहा था जो भी छोटी से छोटी भौतिक राशि आए, बड़ी से बड़ी भौतिक राशि आए, उसकी विमा भी साथ में लिखेंगे। तो विमा क्या होगी? विमा क्या होगी बेटा? आपको पता ही है विस्थापन क्या है? एक प्रकार की दूरी है, इसकी क्या होगी विमा? एल। और समय बटे में है तो बटे में समय, टी जब ऊपर जाएगा तो t-1, L-t-1 इसकी क्या हो गई? विमा हो गई। वेग की सिंपल सी कहानी थी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। औसत वेग क्या है? औसत वेग, औसत मतलब होता है एवरेज। जैसे समझना, जैसे यहां पे ये है भाई टिल्लूडोन। कौन है? टिल्लूडोन। टिल्लूडोन इस दिशा में गति कर रहा है, दौड़ रहा है। अब ये कभी ए बिंदु से चला और ये बी बिंदु पे पहुंचा। कभी हो सकता है कि ये तेज हो, कभी हो सकता है ये तेज हो, कभी हो सकता है कि ये क्या हो? धीमा हो। क्या हो? धीमा। कभी ये तेज होगा, कभी धीमा होगा, लेकिन इसकी स्टार्टिंग डेस्टिनी थी ए और इसकी अंतिम डेस्टिनी है बी, यानी ए से चला है और बी पे पहुंच गया है। तो हमें इस बात से औसत में पता ही नहीं करना है कि कहां स्लो था, कहीं कहां धीमा था। आपको एवरेज ओवरऑल निकालनी है कहानी, कि ए पे था, बी पे था, तो कैसी कहानी होगी। सेम कहानी को अगर हम लोग इसको ऐसे एक्स वाई जेड में दिखा दें तो ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में उसकी पोजीशन कितनी थी? x1 थी बेटा, और वो x1 बिंदु स्थिति से x2 स्थिति पे पहुंच गया, x2 से पहुंच गया।
और उसने ए से बी तक जाने में, या समझ लो कि वो x1 पे जब था तो वो t1 समय पे था, और जब वो x2 पे पहुंच गया तो वो किस पे पहुंच गया, t2 समय पे पहुंच गया। शुरुआत में कुछ समय लगाया होगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की कहानी को कोई बात ही नहीं हो रही है, बात यहां से यहां की कहानी तक की कोई बात ही नहीं हो रही है। कहानी यहां से प्रारंभ हो रही है कि भैया वो x1 पे खड़ा था, x2 पे पहुंच गया, पहले समय t1 था और समय t2 पे पहुंच गया। मतलब यहाँ पे पूरा टोटल समय कितना लगा है, समय अंतराल t लगा है, कितना लगा है t। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं t बराबर t2 माइनस t1। अगर आप इस बात में कंफ्यूज हो रहे हो t2 माइनस t1 कैसे लिख दिया सर, तो देखो समझना, जैसे हम कहें कि ए बिंदु पर वो था 12:40 और 30 सेकंड पे था, ये समय है t1, और t2 समय है, मान लो कुछ समय ले लिया, वो 12:40 और 40 सेकंड पे पहुंच गया t2 पे। मतलब ये शुरुआत में जब वो x1 से चलना शुरू किया तो घड़ी में इतना बजा हुआ था, जब वो xt पे पहुंचा तो घड़ी में इतना बजा हुआ था। तो क्या हुई कहानी, कितना समय लगा, इस वाले समय में से इसको घटा दोगे तो 12 से 12 घट गया, 40 मिनट से 40 मिनट घट गया, 40 सेकंड में से जब 30 सेकंड घटेगा तो समय आ गया 10 सेकंड का। किसका आ गया, 10 सेकंड का। तो जो समय अंतराल x1 से x2 में जाने में लगा है वो लगा है t2 माइनस t1। अब बेटा विस्थापन कितना हुआ है, स्टार्टिंग पोजीशन x1 है, अंतिम पोजीशन x2 है। तो देखो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो मूल बिंदु से हमेशा क्या की जाएगी, स्थिति को मापा जाएगा। ये कहानी है x2, ये है x2, ये, और ये है x1। लेकिन आपने तो इतना चला है, आपने तो इतना चला है, इतना है x2, इतना है x1। तो इस x2 में से, पूरे में से x1 घटा दोगे तो आपको ये विस्थापन पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। इसे बोल देंगे डेल्टा x, ठीक है, इसको हमने t बोल दिया, अगर लिखना हो तो डेल्टा t भी लिख सकते थे, ठीक है। तो डेल्टा x कितना आ गया, विस्थापन कितना हुआ है, जो विस्थापन हुआ है, जो विस्थापन हुआ है वो हुआ है x2 माइनस x1, जिसे हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा x से। समय कितना लगा है x2 से x1 पे जाने पे, t बराबर t2 माइनस t1। हमेशा बाद वाले में से t2 में से t1 को घटाते हैं। तो वेग कितना आया है, और वेग हम लोग कैसा निकाल रहे हैं, औसत वेग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दो ABG, यानी औसत वेग। औसत वेग बराबर सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा x बटे टी। अगर लिखना है तो डेल्टा टी भी लिख सकते हो, x2 माइनस x1 अपॉन टी। ये हो गई कहानी, समझ में आ रही है बात। ये है कहानी कि आप x1 से चले x2 पे पहुंचे, आपने विस्थापन तय किया डेल्टा x, समय लगा t, तो विस्थापन बटे समय ही है औसत वेग। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहां स्लो थे, कहां धीमे थे। आपने कुल विस्थापन डेल्टा x तय किया है, उसमें समय t लिया है, आपने ओवरऑल कहानी निकाल दी है। ये है औसत वेग की कहानी। किसकी है, औसत वेग की कहानी। लो स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी परिभाषा लिख देते हैं। देखो समझना बात को, क्या हो जाएगी औसत वेग की परिभाषा, एक एक निश्चित निश्चित समय अंतराल में विस्थापन परिवर्तन की दर को, विस्थापन परिवर्तन की दर को औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। और अगर सिंपल परिभाषा लिखनी है तो औसत वेग बराबर हो जाएगा, औसत वेग बराबर हो जाएगा कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल समय। समझ गए बात को, कुल विस्थापन आपने जितना तय किया है उसमें कुल कितना समय लगा है, दोनों का अनुपात ही कहलाता है औसत वेग। तो दूसरी परिभाषा सिंपल ये भी लिख सकते हो, कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। ज्यादा बंजर में ही नहीं पढ़ना है, ये कहानी भी याद रखनी है बेटा, क्योंकि महासंग्राम सीरीज चल रही है और हम लोगों को लेवल भी मेंटेन करके चलना है। तो थोड़ा सा दिमाग के विस्तार को बढ़ाओ, ठीक है। चलो
चलो तात्क्षणिक वेग पर चलते हैं कि आखिर तात्क्षणिक वेग क्या होता है। तात्क्षणिक, किसी क्षण पर वेग को कहते हैं तात्क्षणिक वेग। क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग। कैसे समझो? जैसे समझो बेटा, कैसे समझो कि आदमी T1 से स्टार्ट किया और T2 पर पहुंचेगा, ठीक है। आपसे पूछ लिया गया किसी एक निश्चित समय पर, किसी एक निश्चित समय पर, पहले फील करना, टॉपिक को फील करना। जैसे जैसे हमने कहा कि कोई इंसान 12:40 और 45 सेकंड पे निकला और वो कब पहुंचा इससे मतलब नहीं। हमने कह दिया कि बताओ बेटा 12:40 50 सेकंड पर इसका वेग क्या है। इस पर कि इतने बजे, एग्जैक्ट समय, इतने बजे उसका वेग क्या है, मतलब निश्चित समय पर इसी जगह पे वेग क्या है, इस जगह पर वेग क्या है। किसी निश्चित समय पर वेग को कहते हैं तात्क्षणिक वेग। अगर आप वेग की बात कर रहे हैं तो ऐसे ही बोल सकते हैं किसी निश्चित समय पर विस्थापन परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। लिख लो किसी निश्चित समय पर वेग को, या ब्रैकेट में लिख सकते हो वेग ही क्या है? विस्थापन परिवर्तन की दर। तो लिख लो ब्रैकेट में किसी निश्चित समय पर विस्थापन परिवर्तन की दर को, विस्थापन परिवर्तन की दर को तो तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तात्क्षणिक वेग कहते हैं। बड़ा फील करने वाली बात है बेटा कि यहां पे तात्क्षणिक को अंग्रेजों की भाषा में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम इसको VINST से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बराबर आपको पता है कि विस्थापन परिवर्तन यानी डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी तो होगा ही, होगी कहानी, होगी कि नहीं होगी। लेकिन एक चीज और है यहाँ पे कि जो टी होगा किसी मतलब इतने बजे 12:40 कितने समय तक बजा रहेगा भाई? 12:40 बजेगा और उसके आगे फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा 51वां सेकंड हो जाएगा। मतलब वो समय, जितने समय पर आप वेग की बात कर रहे हो वो समय पल भर होते ही गुजर जाएगा। यानी जो तुम्हारे समय की बात हो रही है वो समय उस क्षण भर के समय की बात हो रही है। जितने बजे की आप बात कर रहे हो, जितने बजे आप वेग की बात कर रहे हो, तो वो समय बहुत छोटा समय है। वो समय तो किसी के लिए रुकता ही नहीं है। अब तुम निश्चित समय की बात करो उतने बजे, तो उतने बजे कितने बजे तक बजा रहे होगा? उतने बजे एक बार बजा और समय आगे निकल गया। यानी बहुत छोटा समय है ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, छोटे से सेकंड की बात है। तो यहाँ पे लिमिट लगा दी गई, लिमिट t टेंडिंग टू 0। उस पॉइंट के समय की बात हो रही है। यानी ये जो समय है बेटा ये क्षण भर समय है, क्षण भर। और क्षण भर मतलब बहुत छोटी चीज की बात हो रही है, क्षण भर मतलब बहुत छोटा समय है। तो इसीलिए यहाँ पर t टेंडिंग टू 0। इसका मतलब क्या है टेंडिंग टू 0 का मतलब? वैसे तो हम लोग लिमिट को पढ़ेंगे अपने मैथमेटिक्स में, लेकिन इसका मतलब समझ लो। इसका मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है कि t का मान 0 नहीं है, लेकिन लगभग 0 के बराबर है, 0 के बराबर है। मतलब अगर आपने 0 कर दिया तो बटे में t है, तो बटे में t रहेगा, तो वो तो क्या कर देगा? 0 कर देगा, इनफाइनाइट कर देगा। तो बटे में 0 तो लिख नहीं सकते। t का मान 0 नहीं है लेकिन लगभग 0 के बराबर है, बहुत छोटा है। इसलिए टेंडिंग टू यूज किया जाता है। जब भी लिमिट लगी हो, लिमिट में कोई भी चीज टेंड कर रही हो 0 की तरफ या किसी भी चीज की तरफ टेंड कर रही हो, उसका मतलब होता है कि वो नहीं है लेकिन उसके लगभग बराबर है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे t 0 की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब t का मान 0 नहीं है लेकिन बहुत छोटा है, क्षण भर समय की बात हो रही है, इसलिए बहुत छोटा है। इसी सेम पूरी कहानी को ऐसे ना लिख के बेटा, ऐसे लिखा जाता है dx बटे dt।
ठीक है, तो वेग बराबर एक और फॉर्मूला आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी हम इसके बारे में समझते हैं ये कहानी क्या है। ये कहानी बहुत बहुत ज्यादा कोई बहुत कठिन चीज नहीं है ये। इसका मतलब है अवकलन। क्या है? अवकलन। अवकलन किसका होता है? किसी चर के सापेक्ष होता है। यहां पे चर है समय। क्या है? समय। यहां पे समय है बेटा चर। क्यों चर है? क्योंकि समय के हिसाब से विस्थापन बदल रहा है, विस्थापन के हिसाब से समय नहीं बदल रहा है। जो dx अपॉन dt लिखा है ना, वेग के लिए एक नया फॉर्मूला आ गया, v बराबर dx बटे dt। इसका मतलब है कि विस्थापन का अवकलन अवकलन समय के सापेक्ष सापेक्ष कहोगे सर जी अवकलन ये क्या 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 चीज आ गई? टेंशन नहीं लेनी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। यहाँ पे तात्क्षणिक वेग में अभी परिभाषा हम लोग लिखवाएंगे, परिभाषा तो लिखी गई। अभी हम जब पढ़ाएंगे ना, जब पढ़ाएंगे अवकलन, एकदम हलवा चीज है ये, कोई बहुत तोप है ही नहीं। इसलिए अभी सिर्फ इतना याद आपको याद रखना है कि बेटा जो वेग होता है वो विस्थापन का अवकलन होता है किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, यानी v बराबर dx बटे dt। आप इसको याद रखो जितना आपको बोला गया है। सारी जिम्मेदारी हमारी है आपको समझाने की, तो वो जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। विस्थापन परिवर्तन की दर को, जो अवकलन होता है वो परिवर्तन की दर को ही शो करता है। समझेंगे, अभी न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तात्क्षणिक वेग, तो इतना समझ लो, बहुत जरूरी है कि आप ये समझ गए हैं। ठीक है, समझ गए बात को? चलो अब चलते हैं त्वरण के ऊपर। किसके ऊपर चलते हैं? त्वरण के ऊपर। कि त्वरण क्या है आखिर? त्वरण, ठीक है, तीन चीजें हैं। हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जो रिलेटिव टर्म होते हैं, यानी जो सापेक्षिक शब्द होते हैं, मतलब जब भी किसी भी पिंड की गति की बात करते हैं तो गति में तीन ही चीजें हो सकती हैं। गति में तीन ही चीजें हो सकती हैं। या तो हम किसी के विस्थापन की बात करते हैं, या तो हम किसी के वेग की बात करते हैं, या हम किसी के त्वरण की बात करते हैं। तो विस्थापन की बात हो चुकी है, वेग की बात हो चुकी है। आते हैं त्वरण के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? त्वरण के ऊपर। त्वरण कुछ नहीं है, त्वरण कुछ, अरे है बेटा, है क्या यार, हम भी कुछ ही बोलते रहते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। त्वरण क्या है समझो। अब कह दो कि क्या है, आप समझाएंगे नहीं तो कैसे समझ लेंगे? तो समझो बेटा, देखो त्वरण वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो, वेग परिवर्तन की दर को समय के सापेक्ष। तो अब बेटा समय बार बार लेने का मतलब है नहीं, क्योंकि हमको पता है चाहे विस्थापन परिवर्तित हो, चाहे वेग परिवर्तित हो, चाहे त्वरण भी बदले, हर चीजें समय के हिसाब से ही बदलेंगी। समय ही चीजों को बदलता है, समय किसी के हिसाब से नहीं बदलता है, समय चीजों को बदलता है। हम हैं, तुम हो, तुम मेहनत करोगे, कल के दिन अपनी चीजों को बदलोगे तो वो समय तुमको बदलेगा। कि आज तुम्हारा समय कुछ और है, कल समय तुम्हारा कुछ और कर देगा। आप समय को नहीं बदलोगे। लेकिन बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि हम अपने समय को बदलेंगे। हाँ, वो एक बोलने वाली बात जो आप बोल रहे हो कि आप अगर आज मेहनत करते हो, दृढ़ विश्वास रखते हो, तो कल के दिन आप अपने समय को बदल लोगे। मतलब कि समय के हिसाब से चीजों को बदल लोगे। हकीकत तो यही है ना, तुम समय को नहीं बदल दोगे, समय के हिसाब से चीजों को बदल दोगे। और हमें विश्वास है कि आप बदलोगे बेटा, आप ही हो वो जो अपने समय को बदलेगा। याद रखना इस बात को, ठीक है? और बदलोगे तभी जब मेहनत करोगे। हम भी मेहनत कर रहे हैं, देखो कितनी मेहनत करते हैं, पसीने में लगे पड़े हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक। कम से कम बेटा इस बात को याद रखना, 8 लेक्चर लेकर के आते हैं, और 8 लेक्चर लेकर के आने के बाद फिर क्या करते हैं? फिर रात को 12 बजे, कभी 1 बजे फिर जाके तुम्हारे लिए वीडियो बनाते हैं। तो सोचो कितनी मेहनत करते हैं। अब इतनी मेहनत कर रहे हैं किस लिए? कि समय आगे जाकर के बदलेगा। मतलब समय नहीं बदलेगा, फिजिक्स के हिसाब से समय नहीं बदलता है, समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं। मतलब जो भी चीजें बदलती हैं बेटा, समय के साथ ही बदलती हैं, यानी समय के सापेक्ष बदलती हैं। यहां पे जो सापेक्ष शब्द आया है, सापेक्ष, इसका मतलब होता है के साथ।
के रिस्पेक्ट में, यानी वेग परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, यानी समय के साथ उसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इस बात को याद रख लेना बेटा। तो अगर सापेक्ष शब्द कहीं पे आया है तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए बता दिया गया है। आप सोचो, कोई एक पिंड है, कोई एक पिंड है, वो t1 समय पर v1 वेग से गतिमान है और t1 समय से हो गया t2 समय। क्या हो गया, t2 समय, और वेग हो गया v2। क्या हो गया, v2। तो सोचो, वेग v1 से बदल के बेटा v2 हो गया, यानी प्रारंभिक वेग v1 था वो बाद में v2 हो गया। तो समय कितना लगा है, समय जो t, डेल्टा t बोल दो, क्या बोल दो, डेल्टा t बोल दो। डेल्टा t बराबर कितना समय लगा है v1 से v2 होने में वेग को, t2 माइनस t1। और वेग कितना बदल गया है, वेग शुरुआत में था v1, बाद में हो गया v2। मान लो शुरुआत में था 50 मीटर पर सेकंड, बाद में हो गया 100 मीटर पर सेकंड। तो इस समय में बदला कितना है, 50 से 100 हुआ है ना, तो 100 माइनस 50 यानी 50 ही तो बदला है। यानी जो वेग परिवर्तन हुआ है डेल्टा v, वो हुआ है v2 माइनस v1। बाद वाले में से हमेशा पहले वाले को घटाते हैं, तो दर की बात आ गई। फिर दर की बात आ गई, मतलब समय से भाग देना है। तो त्वरण बराबर, त्वरण को ए से लिखते हैं, त्वरण बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन यानी v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1 बराबर डेल्टा v बटे डेल्टा t। हम करें डेल्टा t मत लिखो बेटा, समय अंतराल t होता है कि वेग को बदलने में समय t लगा है तो अलग बात है। अब अगर इधर का समय दिया गया उधर का समय तो डेल्टा t। तो ये कॉमन सेंस वाली भी कभी कभी बात होती है कि सर किताब में डेल्टा t नहीं लिखा है, आपने डेल्टा t लिख दिया, एक किताब में डेल्टा t लिखा है, आपने डेल्टा t नहीं लिखा। बेटा वेग को v1 से v2 होने में t समय लगा है तो t लिख दो, या शुरुआत में v1 पे समय t1 था, v2 पे समय t2 हो गया तो t2 माइनस t1 लिख दिए। तो त्वरण a बराबर आ गया डेल्टा v बटे डेल्टा t। समझ गए बात को। चलो देखो, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और सेम कहानी औसत की आ गई कि औसत त्वरण क्या होता है, औसत त्वरण क्या होता है। इसके पहले एक चीज और देख लेते हैं। एक शब्द आता है बेटा, एक शब्द आता है रिटार्डेशन यानी मंदन। समझना, मंदन, मंदन को अंग्रेजों की भाषा में बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन देखो क्या होता है रिटार्डेशन। अब मंदन क्या है, जैसे हम कहें कि हम यहाँ पे अगर मान लो, चलो हम नहीं, हम ही है, मान लो एक बाइक है, क्या है, बाइक है, और बाइक के ऊपर हम बैठे हैं और ये बाइक है बेटा, बाइक ही दिख रही है, कहोगे क्या ही बना दिए, घोड़ा गाड़ी, कोई बात नहीं, ये चल रही है। ये क्या है, क्या हो गया, क्या हो गया भैया, हाँ लो, ये चल रही है। इसका शुरुआत में वेग क्या है, v है, और ये लगातार ऐसे चल रही है कि इसका वेग चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी फिर v है, अगले सेकंड भी v है, अगले सेकंड भी v है, तो v क्या है, चेंज हो रहा है। तो मतलब चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसका त्वरण जीरो है। इसका त्वरण क्या है, जीरो है। अब हम गाड़ी को एकदम एक समान वेग से ले जा रहे थे, एक्सीलेटर को इधर उधर नहीं कर, हमने एक्सीलेटर को मोड़ दिया, मतलब गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी यानी वेग बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा। वेग बढ़ेगा, मान लो कि अभी थी 50 मीटर पर सेकंड, फिर अगले में हो गई 60 मीटर पर सेकंड, अगले में हो गई 70 मीटर पर सेकंड। मतलब हर सेकंड कितना वेग बदल रहा है बेटा, 10-10 का बदल रहा है। हर सेकंड कितना बदल रहा है, 10-10 का। तो यहां पे त्वरण क्या आ गया, त्वरण आ गया +10, क्योंकि वेग बढ़ रहा है। जब वेग बढ़ेगा तो शुरुआत में कम होगा, बाद में ज्यादा होगा, v2 माइनस v1 करोगे तो प्लस आएगा। समय तो हमेशा ही प्लस होता है। लेकिन अगर यही सेम गाड़ी हमको रुकानी है, शुरुआत में हमारा वेग क्या था, 70 मीटर पर सेकंड था, और बाद में हो गया 70 से कितना, 60 मीटर पर सेकंड हो गया, और फिर 50 मीटर पर सेकंड हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ पे वेग कम हो रहा है तो v2 माइनस v1 करोगे, यानी कम में से ज्यादा वाले को घटाओगे, ये तो माइनस में आएगा, यानी यहां पे आएगा -10 त्वरण आएगा। कितना आएगा, -10। मात्रक दिमाग की अभी बात कर लेते हैं। एक है ऋणात्मक त्वरण माइनस, जब वेग कम हो रहा है, जब वेग कम हो रहा है ना, तो उसी को कहते हैं मंदन। क्या कहते हैं, मंदन। याद रखना बात को, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। किसको, ऋणात्मक, निगेटिव वाले को ऋणात्मक
ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन। मंदन कहते हैं। तो त्वरण और मंदन है तो त्वरण मंदन ही, त्वरण भी मंदन है, मतलब मंदन भी एक प्रकार का त्वरण ही है, लेकिन अगर निगेटिव है त्वरण तो क्या कहला देगा? उसको मंदन कहेंगे। क्या कहेंगे? मंदन। अच्छा, विमाएं माएं क्या है इसकी? त्वरण की विमाएं वगैरह क्या है इसको देख लो। चलो देखो, विमा और मात्रक। देखो मात्रक क्या है, देखना मात्रक, वेग परिवर्तन यानी मीटर पर सेकंड और बटे में समय यानी सेकंड, सेकंड जब डिवाइड में जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और विमा क्या हो जाएगी? विमा क्या हो जाएगी? देखो मीटर यानी एल, लंबाई की विमा क्या होती है? एल। और सेकंड स्क्वायर मतलब समय का स्क्वायर, समय का स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो टी माइनस टू। तो त्वरण की जो विमा होगी वो होगी एल टी माइनस टू हो गई। क्या हो गई? एल टी माइनस टू। चलो अब चलते हैं औसत त्वरण पे। किसमें चलते हैं? औसत। औसत का मतलब यह है कि ओवरऑल पूरे पथ के दौरान वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे? औसत त्वरण कहेंगे। समझो बेटा, समझो समझो समझो। जैसे समय t1 पर वेग v1 था और समय t2 पर वेग v2 हो गया, यानी वेग परिवर्तित हो गया, v1 से v2 हो गया। हो सकता है शुरुआत में क्या हो, ज्यादा तेज गाड़ी को तुमने बढ़ा दिया, फिर कम कर दिया, फिर बढ़ा दिया, फिर कम कर दिया, बीच में आपने वेग को कितना परिवर्तित किया इससे मतलब ही नहीं है। शुरुआत में v1 था और अंत में क्या हो गया? अंत में हो गया v2। क्या हो गया? v2। इसीलिए शुरुआत से लेके एंड तक की अगर कहानी देख रहे हो तो इसमें कहानी क्या होगी? इसमें कहानी होगी त्वरण बराबर, और औसत त्वरण की बात हो रही है तो एवीजी लिख दें यहां पे। औसत त्वरण बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। यही है बेटा औसत त्वरण। क्या है? औसत त्वरण। शुरुआत में कितना था और अंत में कितना हो गया परिवर्तित होकर के, ये बात होगी। बीच में कहां पे क्या हो गया इससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो, लिख सकते हो कुल पथ के दौरान, कुल पथ के दौरान, दौरान वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को, की दर को क्या कहते हैं? औसत त्वरण कहते हैं। औसत त्वरण कहते हैं। और आसान कहानी भी लिख सकते हो, कुल वेग परिवर्तन बटे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। बच्चों वाली परिभाषा भी आप लोग लिख सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि सर आप लिखते हैं पूरी परिभाषा, टाइम लगता है, या पहले से टाइपिंग करा के। बेटा हमको तो क्या है, हमको तो और आसान हो जाएगा टाइपिंग करा के। जब यहाँ पे खुद से लिखते हैं तो तुम लोग फील करो कि सामने ही बैठे हो। अगर फील करके टॉपिक को नहीं पढ़ोगे, यहाँ पे इसलिए लिखते हैं जिससे आपको वो टाइम मिले दिमाग में प्रोसेस करने का। यहाँ पे मूवी चलती रहेगी, आप लोग देख लोगे और फूल जाओगे और कहो हमने पढ़ लिया, और समझ में कुछ आएगा नहीं। आपको वो टाइम मिलना चाहिए किसी भी टॉपिक को क्या करने का, प्रोसेस करने का। अगर प्रोसेस का टाइम नहीं देंगे, बढ़ते चले जाएंगे, वैसे ही स्पीड क्या कर लेते हो, एक्स्ट्रा कर लेते हो। हमको पता नहीं है क्या 1.5 में देख रहे हो तुम अभी, इस समय जिस समय हम बोल रहे हैं वाली बात देख ही रहे हो स्पीड में, स्पीड में वैसे भी देख रहे हो। यहाँ पे लिख के आ जाएंगे, अरे तुम्हारा दिमाग ही तो है, कोई वो थोड़ी है कि तुरंत फटाफट पेन ड्राइव में डेटा ट्रांसफर कर रहे हो। इसीलिए बेटा प्रोसेस करने में एक टाइम लगता है, इसलिए हम पीपीटी में से टॉपिक लिख के आते हैं, बाकी सारी चीजों को यहीं पे लिखने का प्रयास करते हैं, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करते हैं। फिर हम बैठेंगे थोड़ी कि भाई त्वरण की परिभाषा, औसत त्वरण की परिभाषा ऐसे लिखो वैसे लिखो। जिसको पीपीटी बनाने वाले को देंगे वो अपने हिसाब से परिभाषा लिख देगा, उस हिसाब से हमें एक्सप्लेन करेंगे। हम टॉपिक को चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से एक्सप्लेन करें, थ्योरी भी अपने शब्दों में लिखें। इसलिए जरूरी यह है कि यहाँ पे सिर्फ टॉपिक लिखा रहे, हम लिखें, इतना समय आप दे सकते हो, तो कोई इसमें बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, कुल पथ के दौरान वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। हमको लगेगा जहां पे कि हमको बहुत ज्यादा चीजें लिखनी है, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो हम लिख के आएंगे, हमको इतना पता है। ठीक है, तो जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा पढ़ने का प्रयास करो, अपने आप में मास्टर बनने का प्रयास न करो, क्योंकि मास्टर तो सिर्फ यहाँ पे एक ही है, अरुण पटेल, नाम याद रख लेना, याद ही है वैसे ही।
कुल पथ के दौरान वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? औसत त्वरण कहते हैं। कुल वेग परिवर्तन बटे कुल समय अंतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत वेग। औसत खत्म होता है तो आ जाता है तात्क्षणिक यानी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। किसी निश्चित समय पर, भाई गाड़ी थी हमारी, ये है हमारी गाड़ी, ये है हमारी गाड़ी, ये पहिए लगे हैं और ये हैंडल हम पकड़े हैं, इसके ऊपर बेटा बैठे हैं, तो गाड़ी चल रही है ऐसे। स्टार्टिंग में t1 समय पर वेग v1 था और t2 समय पर वेग हो गया v2। t1 पे जब हम घर से निकले, जब वेग v1 था, उस समय बजे थे 12:40। अरे बहुत बार हो गया, 12:08, हटाओ इसे, बजे थे 13:35 13 बजते हैं क्या? हाँ बेटा, रेलवे वाली घड़ी में देखो 13:35 पे गाड़ी निकल गई और पहुंच गई कितने पे? 13:38। ठीक है, काफी समय लग गया, मिनट भी बदल गए, कुछ भी बदल गया। आपसे पूछा गया कि बताओ 13:37 पर गाड़ी का वेग परिवर्तन क्या था? वेग परिवर्तन, वेग नहीं, वेग परिवर्तन। उस समय वेग कितने से कितना हो गया? तो जब किसी निश्चित समय पर, जब किसी निश्चित दिए गए समय पर वेग परिवर्तन को पूछा जाए, किसी निश्चित समय पर वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। क्या करते हैं? त्वरण। या ऐसे ही बोल सकते हो, किसी निश्चित समय पर त्वरण को क्या कहते हैं? कहते हैं तात्क्षणिक त्वरण। क्या कहते हैं? तात्क्षणिक। किसी निश्चित समय पर अगर त्वरण की बात हो रही है, उस त्वरण को कहते हैं तात्क्षणिक त्वरण। देखो, किसी दिए गए निश्चित समय पर, दिए गए निश्चित समय पर किसी पिंड के वेग परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। और जब तात्क्षणिक की बात आ जाएगी बेटा, तो वो निश्चित समय यानी 13:37 या जो भी लिखा है, वो कितने समय तक बजा रहा होगा? वो एक छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तक भी नहीं बजा होगा। फिर क्या हो गया? 22 से 23 हो जाएगा। मतलब आपने तो पूछा था 13:37 पर, तो वो जिस समय पर आपने त्वरण की बात की है, वो समय बहुत कम समय तक के लिए रुकेगा, यानी टी का मान बहुत छोटा सा है। यानी हम लोग जानते ही हैं ए बराबर होता है डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, होता है कि नहीं होता है? लेकिन जब हम लोग बात करें इंस्टेंटेनियस की, यानी EINST की बात कर रहे हैं, तो लिमिट आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? लिमिट आ जाएगी, जैसे हमारी आई थी, जैसे हमारी तात्क्षणिक वेग में आई थी, तो लिमिट आ जाएगी। और यहाँ पे जो टी है वो टेंड करेगा 0 की तरफ, डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, ये आ गया। और इसी सेम चीज को लिखते हैं dv बटे dt, dv बटे dt, यानी एक नई चीज आ गई, नई चीज ये आ गई कि त्वरण बराबर, और त्वरण कैसा है बेटा? तात्क्षणिक त्वरण है, dv बटे dt। और ये जो dv जो है ना, ये अवकलन का सिंबल है। किसका है? यानी वेग के अवकलन को, वेग के समय के सापेक्ष, पट्टे में देखो टी है, वेग के समय के सापेक्ष अवकलन को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। समझे? तो तात्क्षणिक त्वरण क्या था? एकदम आसान था। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक पे चल रहे हैं, अवकलन वाले टॉपिक पे चल रहे हैं, जिससे आप अभी के लिए फील कर सको कि सर ये जो
डीबी बटे dt है, जो अवकलन है, ये क्या कहानी है, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो देख लेते हैं हम। देखो एक छोटी सी कहानी को देखते हैं। जैसे कोई फंक्शन है y बराबर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसका मतलब बेटा ये है कि y हमारा फलन है, क्या है, फलन है, और x हमारा चर है। x हमारा क्या है, चर है, यानी y का मान x के अनुसार बदलेगा, x के अनुसार बदलेगा। यानी हमेशा जो फलन का मान होता है वो उसके चर पर निर्भर करता है, चर का मान उसके फलन पर निर्भर नहीं करता है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, x बराबर विस्थापन बराबर लिखा है 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। इसका मतलब है कि जो हमारा विस्थापन है ना बेटा x फलन है यहाँ पे, और x फलन है, और यहाँ पे जो t है वो t क्या है, चर है। इसका मतलब यह है कि फलन मतलब विस्थापन का मान t के अनुसार, यानी चर के अनुसार, t यानी समय के अनुसार बदलेगा। क्या करेगा, बदलेगा। अब बदल रहा है, अगर बदल रहा है तो निर्भर भी करेगा। तो बदलने की एक दर होगी कि आप x में कितना परिवर्तन करोगे कि y में कितना परिवर्तन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। कहानी काफी लंबी है, कहानी तभी अच्छे से समझ में आएगी जब मैथमेटिक्स वाला टॉपिक पढ़ लोगे। यहाँ पे तो हम लोग बेसिक कहानी को देख रहे हैं। जैसे लिखा है बेटा x बराबर t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6, ऐसा कुछ लिखा है। अगर हम इसके परिवर्तन की दर पूछें, यानी t के अलग अलग मानों के लिए क्या होगा, x के अलग अलग मान आएंगे, तो t के मान में अगर कुछ परिवर्तन कर रहे हैं तो y के मान में क्या परिवर्तन होगा, उसकी कहानी की बात हो रही है। जैसे समझना, जैसे हमने एक t1 का मान रख दिया, t का मान रख दिया t1, ठीक है, तो इससे हमारे x का मान आ गया x1। फिर हमने t का मान रख दिया t2, तो हमारे x का मान आ गया x2। क्या आ गया, x2। तो जो x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1 है, इसको दिखाता है अवकलन, यानी dx बटे dt। अरे यही सेम कहानी तो बताता है अवकलन, यानी विस्थापन के परिवर्तन की दर को, विस्थापन x के परिवर्तन की दर को समय के सापेक्ष x के परिवर्तन की दर को समय के सापेक्ष, इसी बात को कह सकते हैं dx बटे dt। और इस बात में कि x का अवकलन समय के सापेक्ष। अब यहां इन दोनों स्टेटमेंट में क्या कॉमन दिख रहा है आपको दिख रहा है बेटा परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर ही है अवकलन। परिवर्तन की दर और अवकलन में कोई अंतर नहीं है, परिवर्तन की दर ही है अवकलन। तो अगर हम विस्थापन की बात कर रहे हैं, यानी x के परिवर्तन की दर को समय के सापेक्ष, इसी को क्या कहते हैं, इसी को तो वेग कहते हैं। या हम ऐसे बोल दें कि x का अवकलन समय के सापेक्ष, इसको भी क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यानी परिवर्तन की दर ही क्या है, अवकलन है। तो किसी लेक्चर में अवकलन के बारे में अच्छे से सीखेंगे और इसके ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। सर कब सीखेंगे, सुन लो, ताक्षणिक क्या हो गया है, ताक्षणिक त्वरण क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ताक्षणिक त्वरण के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्राफीय विधि से और नॉर्मल अवकलन और समाकलन विधि से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा गति के तीनों समीकरणों को। गति के तीनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से प्रूव करने के लिए तो आसान कहानी रहेगी, लेकिन जब उसके अलग मेथड से करेंगे, समाकलन या अवकलन वाली विधि से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमको वहां पे अवकलन और समाकलन की जरूरत पड़ने वाली है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कब होंगे सर, ताक्षणिक वाले। तो ताक्षणिक वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन इस लेक्चर के जस्ट बाद जो लेक्चर आएगा उसमें अवकलन समाकलन की कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिससे उसके बाद ग्राफीय और अवकलन या समाकलन वाले मेथड से जो सॉल्व होंगे हमारे डेरिवेशन, वो उसके जस्ट बाद होंगे। तो
तो इसके जस्ट बाद वाला लेक्चर्स आप लोग देखेंगे, उसमें हम लोग दो कहानियों को करेंगे बेटा। एक तो ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक त्वरण के बहुत सारे सवाल करेंगे, इसलिए उसको हम लोगों ने सेपरेट कर दिया। और उसके पहले थोड़ा सा समाकलन पढ़ेंगे और थोड़ा सा अवकलन पढ़ेंगे। तो वो जो अगला वाला लेक्चर है वो लगभग होने वाला है कितने मिनट का? लगभग होने वाला है बेटा 1 घंटे 30 मिनट का। 1 घंटे 30 मिनट का होने वाला है। उसमें दो चीजें होने वाली हैं, अवकलन समाकलन होने वाला है और वेग ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक त्वरण के सवाल होने वाले हैं। तो उस लेक्चर को जरूर देखना, ठीक है। तो चलो, वेरी 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 थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बने रहो हमारे साथ। और हम हैं तो फिर क्या गम है। हाँ।